हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया, आप भी बढ़िया। तो फिर कुछ अच्छी चर्चाएँ शुरू करते हैं। तो मेरे को सभी पहचान गए होंगे, हालाँकि थोड़ा-सा नया रूप है। उसका एकमात्र कारण ये है कि मेरी कॉपियाँ थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों से मैं एक बार आपको कॉपी वगैरह जो है वो दिखाऊँ। तो मगा फ़ोन-वोन पे थोड़ा-सा सफिशिएंट रहता नहीं है, तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा एक बार आपको बढ़िया स्टूडियो से ही, हालाँकि मैं टीचर रहा हूँ पहले, तो वो एक काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं कहा भाई एक बार स्टूडियो पे विज़िट कर ही ले अपन, इसलिए मैं इधर आया हूँ। नो डाउट आप देख पा रहे होंगे, अभी हम बात करते हैं आरएस मीन्स, क्योंकि जो मेरी कॉपियाँ थी वो, उसके अलावा जो अपना जो आंसर राइटिंग को लेकर के आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उनकी हम बात करते हैं ना। अभी आपको जैसे पता ही होगा मेरे बारे में, तो मैंने अभी आरएस 2023 में मेरी 23rd रैंक थी, है ना। और 2024 का जो रिज़ल्ट आया, उसमें मेरी 34th रैंक रही। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया बोर्ड वोर्ड चलाए, तो इसलिए थोड़ा-सा लग रहा है कोऑपरेट करना थोड़ा-सा। अभी वही पहला सवाल की ज़रूरत क्या थी जब ये आ गई तो? इसका कारण ये है कि इसके टाइम जो है ये, जब तक इसका रिज़ल्ट ही नहीं आता तब तक हमारा मेंस का रिज़ल्ट आ चुका था। फिर मेरा ये जनवरी में एग्ज़ाम था, सॉरी जनवरी में इंटरव्यू था 2024 वाली का। तो सभी दे रहे थे, फिर वही था कि ठीक है हम भी मैं भी दे के आया। और फिर मेन चीज़ ये थी कि सीट अलॉटमेंट तब तक हुई भी नहीं थी। अब नो डाउट हम एप्लीकेशन देंगे डीओपी को, ताकि हमारी जो सीट है वो वैकेंट रखी जाए और वो सफल कर दी जाए, ठीक है। तो ये सारी बात है। अब चर्चा जो है शुरू होती है अपनी, अपना मुख्य टारगेट है आरएस को लेकर के। और आरएस में भी कौन सा? आपका मेंस। देखो आपने मुझसे हमेशा सुना होगा कि मैं हमेशा मेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। नवनीत सर वगैरह हैं, नवनीत वगैरह प्री की भी बात करते हैं, बट मैं सिर्फ जो है मेंस की बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मेरा जो पोर्शन है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण मेंस ही है। और ये आपको भी पता है कि जब हम मेंस की बात करते हैं तो 800 की जो हमारी पूरी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या प्राप्तांक होते हैं जो हम प्राप्त करते हैं, और पूर्णांक, तो पूर्णांक जो है वो 800 है। अब इसमें से आपको पता है 344, फिर 314, फिर 262, फिर 208। तो इस तरीके से कट ऑफ डाउन होती जा रही है। अभी जो कट ऑफ्स डाउन हो रही है, इसका क्या कारण है? कि क्या पेपर काफ़ी टफ बन रहे हैं, या फिर हम सही नहीं लिख रहे, या फिर कोई नेगेटिव मार्किंग हो रही है, क्या हो रहा है? तो जैसे सबको पता है पैटर्न एक चेंज हुआ है। आपको सीधी बातें लिखी लिखाई रटी रटाई नहीं मिलती, आपको एनालिटिकली सोचना पड़ेगा। तो उसी वजह से अब आप देखोगे कि जब हम कंजिक्यूटिवली दो, जैसे मेरे दोस्त भी हैं इस बार अपने, अशोक गौड़, जो भी एक सेम बात कहते हैं कि आरपीएससी ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रही है ना। ट्रांजिशन मतलब जिसमें बदलाव हो रहे हैं, और उस बदलाव में अभी जो पूरा पैटर्न है वो आपको देखने को मिलता है एनालिटिकल अप्रोच के बारे में, और इस अप्रोच के अंदर किस तरीके से हमें स्विच करना है। अब जैसे मैं भी हूँ, हमारे साथ के जो भी टॉपर्स हैं वो, हम इस समय जो सबसे बड़ा पैटर्न चेंज हुआ था उसमें बने हुए हैं लोग। तो मैं उम्मीद करूँगा मेरी वजह से आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिले। अभी यहाँ पर मैं मूल आपको कारण बता देता हूँ कि मैं जो है, मेरी कॉपियाँ थी वैसे पब्लिक हैं, मेरे टेलीग्राम पर भी हैं। तो मुझे लगा कि जब वहाँ है तो थोड़ा सा मैं भी जो है उनको एक बार जो आपके सामने प्रदर्शित कर दूँ, और मैं बता दूँ कि इस तरीके से मैंने किया और ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ठीक लगेगा तो अपन उसको कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम जो है कुछ वीडियोज़ में और डाल दूँगा, जिसमें ये जो आंसर राइटिंग कैसे करें इसको लेकर के, किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे हो। ये जो पूरा आपका जो सिनेरियो चलता है, ये बहुत छोटी-छोटी जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, बेसिक्स, उनसे जुड़ा हुआ है। आपका मेंस जो है वो हमेशा छोटी-छोटी बारीकियों से जुड़ के बनता है। इसमें ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे नोट्स पढ़ पाते हो, आप बहुत अच्छा लिख पाते हो, तो आप बन जाओगे, नहीं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, माइनर चीज़ें जो होती है, जिसमें आपके हाथ में जो पेन है उससे लेकर के आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं उन सब तक की सारी चीज़ें कवर होती है। सबकी हम बात करेंगे धीरे-धीरे। अभी हम शुरू करते हैं अपना एथिक्स का जो मेरी कॉपी है उसके बारे में। अब एथिक्स को लेने का क्या कारण है? एथिक्स नो डाउट एक सब्जेक्ट से बड़ा आपका बिहेवियर है ना। आपके व्यवहार में जो आपको एथिक्स, मतलब जो नैतिकता, आपको नीति शास्त्र आपको जो सीखना होता है वो होता है एथिक्स। व्यवहार में जो नीति शास्त्र हमें जीवन भर काम आता है, वो एक सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि एक परीक्षा को पास करने का तरीका ही नहीं, बल्कि जीवन को अच्छे तरीके से जीने का एक व्यवहार का तरीका होता है। लोक सेवक के लिए नो डाउट ये सबसे ज़रूरी भी है। मेरा ये पोर्शन थोड़ा अच्छा है, और मेरे जो है इसमें नंबर भी ठीक आए हैं। और जैसे 65 का ये पेपर है पूरा, इसमें से मेरे 26.5 है। अब आप कहोगे कि ये तो आधा भी नहीं हो रहा, है ना। ठीक है आपकी बात, फिर मैं आपसे यही कहूँगा 208 या 262 में जो है वो आपके 800 का लगभग एक चौथाई ही हिस्सा है। तो उसके हिसाब से इस कट ऑफ में ये नंबर काफ़ी ठीक है ना, काफ़ी ठीक है, क्योंकि ये लगभग आधे हैं, ये लगभग 4 गुना है। तो ये सारी बात है। अब हम शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस वगैरह को लेकर के। मेरे हिसाब से सच कोई बड़ी
बात होनी नहीं चाहिए। आपको सबको पता है आरपीसी मेंस का 800 नंबर का पेपर होता है। अपने ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑप्शनल वगैरह का कोई ऑप्शन होता नहीं है। अपने सीधे 4 पेपर होते हैं, जीके जीएस के, पेपर 1, 2, 3 एंड फोर्थ, जिसमें फोर्थ आजकल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश जो है वो सारी बातें आपको पता ही हैं। ये पहले जो सिलेबस था हमें पता होना चाहिए वो है एथिक्स का सिलेबस। इसमें कुछ बेसिक चेंजेस हुए थे, अभी जो रिसेंट सिलेबस डाला गया था उसमें, उनकी मैं आपको बात बता देता हूँ। इसमें ये नया सिलेबस था, इसमें कुछ ये नए पॉइंट जोड़े गए इस बार, जैसे इंस्पिरेशन फ्रॉम कर्मवेद। जब ऋण की बात करेंगे, आप करोगे वैसे जहाँ आप पढ़ रहे हो, अच्छी जगह पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसिपेशन, उसके अलावा लिबरल सोसाइटी, आपके ट्रांसपेरेंसी, मीडिया एंड ब्यूरोक्रेसी, अच्छे वर्ड जोड़े गए सिलेबस में इस बार नए। बाकी इंटेलिजेंस जो है एआई, उसके बारे में, उसके अलावा कॉन्साइंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग वगैरह, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी वर्सेस वैल्यू रैशनैलिटी, नॉन फैक्चुअल केस स्टडीज़, ये सारी बातें इसमें हैं। मुझे लगता है हम सीधा बात करते हैं मेरी कॉपियों के बारे में। सर आपके सामने ये मेरी कॉपी है, कॉपी में आप देख सकते हैं कि पेपर ए, बी और सी हैं। हमें पता है कि अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, बट पहले 2 नंबर के क्वेश्चन थे, तो उसमें 2 कोई नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे तो 10 नंबर हो गया। तो इसमें मेरे आधे से ज़्यादा मतलब 5.5 नंबर हैं 10 में से। यूनिट 1 बी यूनिट मतलब 5 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, 25 नंबर के टोटल, उसमें मेरे 9.5 नंबर है। और यूनिट 1 सी मतलब 30 नंबर के मतलब 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, उसमें मेरे 11.5 नंबर है। इस तरीके से टोटल आप देख सकते हो 11 और 9 20, 20 और 21, 21 और 5 26, और 26.5 नंबर मेरे एथिक्स में है। अब एथिक्स को मैंने बता दिया, कारण क्या था। ओवरऑल इसमें सेकंड पेपर में 92 नंबर है, और इसमें जिसमें आपको पता है साइंस और ज्योग्राफी भी आपकी रहती है। तो ये सारी बात है। अब हम शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल आप देखो, इसमें मैंने इसी तरह बनाया था कि भाई एक बार आपको खाली जगह दे दी जाए और उसके साथ में आपको बता दें कि भाई जैसे ये 4-5 लाइन है, इसमें ये सवाल था हमें कैसे लिखना है। आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा आपको पता है, प्लेटो ये बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं। जैसे मैंने भी जब स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा था विजय सर से, तो सर का भी ये डायलॉग था कि भाई आरपीएससी का सबसे फेवरेट है प्लेटो, है ना। तो फेवरेट है अगर प्लेटो, तो वहीं से शुरू करते हैं। आरपीएससी भी प्लेटो को बहुत ज़्यादा पूछती है, तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था। अब तैयार करने का तरीका क्या था इनको, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले तो इनके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स लाइक इनका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना कि जन्म कब हुआ, माता पिता, कुछ नहीं, कहाँ के थे, इनकी कोई बेसिक बुक्स वगैरह है क्या, इनके 5-7 कोट्स हमें ध्यान रखने थे। फिर इनके विचार कौन कौन से थे, इन्होंने किस तरीके से बातें करी, इनके कौन कौन से फॉर्मूलाज इन्होंने दिए जीवन को लेकर के, और बस फिर तीसरा टॉपिक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि मैंने ये चीज़ मैं हर बार दबाव डाल के बताता हूँ क्या, कि आप सिलेबस देखोगे ना, कई जगह 1-2 बार ऐसे वाक़ये हुए, जब मैंने एथिक्स भी पढ़ाई एक जगह, तो उसमें वाक़या यही हुआ कि मुझसे पहला सवाल ये है मेरे नोट्स देख करके कि आपको नहीं लगता है नोट्स बहुत हल्के हैं। तो मैंने उनको एक ही बात की थी, मैं क्यों हल्के हैं, कि तो उसमें एक एक टॉपिक होगी, जैसे रित है तो रित मेरे आधे 1 पेज में पूरा था, तो कि ये तो कम से कम 5 पेज का है, 10 पेज का है यूपीएससी में ऐसे वैसे। तो मैंने ये कहा कि पहले तो ये आरपीएससी है, दूसरा ये जो रित है, ये जो भी यू आपका एथिक्स का जो भी टॉपिक है उसमें लास्ट में सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब आपको एथिक्स नहीं पढ़नी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पढ़नी है। हिंदी में जैसे बोलते हैं प्रशासनिक नीतिशास्त्र, मतलब यहाँ पे सिलेबस में जो भी पॉइंट दिया गया है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से यूज होगा उसको लेकर के ही आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे प्लेटो की अगर मैं बात करूँ तो आप इस तरह पढ़ो कि प्लेटो के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मान लिया, विचार और प्रशासन। अब इनकी बुक्स क्या, इनका जन्म कब हुआ, एक विचार का कितना फिलोसफी निकल सकती है, ये कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये ना तो फिलोसफी है, सिर्फ एथिक्स है, और वो भी कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। चले, तो सभी को पता है 4 इसमें इन्होंने मुख्य सद्गुण दिए थे, न्याय, विवेक, साहस और संयम। मैंने भी वो बात लिखी, बट इन्होंने कहा मुख्य सद्गुण कौन सा है। हमें पता है इनमें न्याय जो है वो मुख्य सद्गुण है, वो न्याय क्या है, ये जो चारों सद्गुण है ना आपके, इन चारों का समायोजन ही न्याय है। तो मैंने वही चीज़ें लिखी है, आप देख सकते हो, राइटिंग वगैरह सब यही कहते हैं बहुत अच्छी है, मुझे तो नॉर्मली लगती है, बट जो भी आप देख सकते हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय, ये चारों में थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। विवेक, साहस, संयम, न्याय, जिसमें न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सद्गुण है। और सवाल क्या था, सवाल साहब यही था। तो आप देख सकते हो मैंने इतना लिखा, इसका कोई मतलब नहीं था, उन्होंने सीधा इस पे टिक किया। क्यों, क्योंकि वो पूछना यही चाह रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है। अब इसका मतलब क्या हम छोड़ दें, हम लिखिए ना 4 कौन से, नहीं छोड़ना, क्योंकि छोड़ेंगे तो नंबर कट सकते हैं। हमें वैसे भी 4 ऑप्शन हमने लिख दी। अब इसका मैंने बता दिया कि इसका उपयोगिता क्या है। तो जो व्यक्ति में विवेक, साहस, संयम प्राप्त होने पर प्राप्त होता है, फिर तीनों चारों के अंदर समायोजन करता है, वो न्याय है। तो इन्होंने आउट ऑफ 2 2 पूरे नंबर दिए थे।
तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बेसिक छोटी छोटी बातें हैं एथिक्स को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जहाँ से भी आप जैसे भी पढ़ रहे हो वहाँ इस तरीके से ही पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना नहीं है, चीज़ें हल्की हल्की पता होनी चाहिए। और व्यवहार का विषय है एथिक्स, है ना, आपको व्यवहार में डालो एथिक्स को, मेन चीज़ वो है, ना कि नोट्स में। कांट का नो डाउट सेकंड वन सबसे महत्वपूर्ण जो है। आप मेरे नोट्स भी देखोगे, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा एथिक्स के ही प्रॉपरली 1-2 दिन में ही, तो वहाँ आप नोट्स देखोगे तो वो नोट्स मेरे वैल्यूएटेड भी हैं। साथ में मैंने स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ा था विवेक शेखावत सर से, सॉरी विजय शेखावत सर से, तो वहाँ उसके बाद में थोड़ा बहुत वैल्यूएडिशन किया हुआ है। तो वहाँ आप देखोगे कि बहुत हल्के और बहुत कम लाइनों में और बहुत कम शब्दों में मेरे नोट्स हैं, छोटे छोटे बना रखे हैं। तो वो भी आप देखोगे तो कांट वगैरह 2 पेज में ही है बस, पर उनमें से सारे सवाल कवर हो जाते हैं। कांट के अनुसार शुभ संकल्प क्या है? तो गुड विल मतलब ऐसी विल, मतलब इच्छा, ऐसी विल जो आपके किसी भी तरीके से परिणाम पे, मतलब रिजल्ट पे डिपेंड ना हो। तो हम जैसे कहते हैं ना, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सीख, ये उनका डायलॉग था। उसके बारे में आपको लिखना है और इसके 1-2 उदाहरण देने थे बस। कर्तव्य चेतना अर्थात कर्तव्य के लिए, इससे प्रेरित संकल्प जो देश काल और परिस्थिति या फिर भावना या संवेदना आदि से क्या हो, अप्रभावित हो, मतलब नॉन अफेक्टेड या फिर इनअफेक्टेड हो, शुभ संकल्प है। उदाहरण के तौर पे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। अब मैंने नाम वगैरह भी यूज किया था, जैसे दिनेश एम एन सर हैं जो भी हमें पता है ईसीबी में है, और उसके अलावा संतोष सिंह जी हैं आईपीएस हैं, तो इनके बारे में मैंने बताया कि हाँ ये ऐसे उदाहरण है जिन्होंने नो डाउट शुभ संकल्प की बात की है, मतलब गुडविल की उन्होंने बात करी है। इसमें 1.25 नंबर दिए, इन्होंने 0.75 नंबर काटे। पुरुषार्थ शब्द ये पहले सोशियोलॉजी में हम पढ़ते थे, 2018 के सिलेबस में जितना मुझे याद है सोशियोलॉजी के अंदर ये जो है सब्जेक्ट, ये मतलब पुरुषार्थ ये सिलेबस में था, इसको बाद में हटा दिया। बट वही है ना कि जब आप अच्छे से पढ़ते हो प्री में या मेंस में, तो आप कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। पुरुषार्थ 4, पुरुष मतलब अर्थ, पुरुष मतलब काम करने के अर्थ, क्या कारण क्या है, मतलब उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन में काम करने का, हमें पता है कौन सा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वही हमें लिखना था। अब इसका मैंने अर्थ बताया। प्राचीन वैदिक दर्शन है नो डाउट, एक एक शब्द जो है आपको बहुत ढंग से यूज करना होगा। कई बार मैं जो सवाल के आंसर देखता हूँ ना खुद के ही कॉपियों में, तो मुझे खुद को लगता है कि मैंने लिखे थे क्या, है ना। तो प्राचीन वैदिक दर्शन है जिसमें व्यक्ति के जीवन के कितने 4 लक्ष्य बताए गए हैं जिन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। उसके अलावा आश्रम व्यवस्था का आधार है, हम पढ़ते हैं ना आश्रम व्यवस्था, उसका आधार है कौन कौन से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये बात हुई, इसमें उन्होंने दिए हैं 1 नंबर। क्लियर। अहिंसा परमो धर्म, नो डाउट हमें पता है महात्मा गांधी जी इसके सबसे बड़े पक्षधर रहे हैं। अहिंसा परम धर्म है। धर्म मतलब आपके काम करने का तरीका, आपका काम करने का कारण। तो धर्म क्या है, अहिंसा, मतलब सबसे बड़ा आपका औचित्य ही क्या होना चाहिए जीवन का, कि आप प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा रखें। अब अहिंसा हमने 2 मीनिंग्स में देखते हैं, एक तो पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। पॉजिटिव में तो ये है कि लोगों की सेवा करना, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावन और जो भी है सद्भावना रखना। निगेटिव में ये है कि भाई आप किसी से हिंसा मत करो, किसी भी तरीके से बोलने से, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, आपके बोलने से, आपके बातों के तरीके से, किसी भी तरीके से आप जो है किसी के प्रति हिंसा ना करें, इसे ही बोलते हैं अहिंसा। तो मैंने 2 तरीके से लिखा कि नेगेटिव रूप में किसी भी जीव के प्रति बल प्रयोग, हिंसा, पीड़ा, जो उसको क्या है, जो मानसिक शारीरिक या फिर वैदिक हो, उसका त्याग करना, और सकारात्मक रूप में दूसरों की सहायता करना आदि। उदाहरण के तौर पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है उन्होंने इसकी बात करी है। गांधी जी का हम जब बात करते हैं, ईशावश्यम इदम सर्वमर्तम, अर्थात हर एक व्यक्ति में ईश्वर का वास है, उसके अंदर इसका विचार दिया गया है। इसमें उन्होंने 1.25 मार्क्स दिए। अभी लास्ट होगा शायद ना, हाँ ये 5वां लास्ट, नो डाउट ईमानदारी से नहीं पता था, नोट्स में भी नहीं था। अब वो ये कि दैट टाइम आपको लिखना था, तो मैंने भी लिखा कि भाई इसी कहना चाह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाई आपका उपाय कौशला इन बुद्धिज्म। बौद्ध मत में उपाय कौशल को क्या अभिप्राय क्या है? मुझे लगा उपाय कौशल तो नाम से ही चल रहा है कि एक ऐसा कौशल, एक ऐसी स्किल आपके अंदर जो दैट टाइम आपको किसी भी समस्या का जो है किसी भी समस्या का क्या बोलते हैं उसको, किसी भी समस्या का इलाज ढूंढने में मदद करें, उसे बोलते हैं उपाय कौशल। मैंने भी वैसा ही लिखा, हालांकि वो गलत था, ठीक है। विकट या असहाय परिस्थिति में व्यक्ति के विवेक तथा बुद्धि का ऐसा समायोजन जो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को कुशलतापूर्वक निपटने में सहायता करे। उदाहरण के तौर पर लोक सेवकों की विवेकाधीन शक्तियां, जिसमें संयुक्त सचिव की ज़्यादा होती है, आईएएस सत्येंद्र दुबे सर वगैरह। तो ये मैंने लिखा था बट इन्होंने 0 नंबर दिए। हालांकि जब मैंने गूगल किया तो थोड़ा थोड़ा ठीक था मेरा, मतलब इसमें यही था कि बौद्ध धर्म का कंसेप्ट है जिसमें आप विकट परिस्थितियों में किस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हो। बट ठीक है, सब्जेक्टिविटी होती है एग्जाम्स में, इसीलिए कहा जाता है कि मेंस वगैरह में सब्जेक्टिविटी होती है। अब वो उनका तरीका था, तो जो भी है मेरे हिसाब से ये जो है हमने बात करी है जो 2 मार्कर्स थे उनके बारे में। हालांकि अब हट चुके हैं तो अभी इन पे ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं है।
बट जब भी था आप ये इसमें देखोगे कि भाई ज़्यादा कुछ अलग लिखा नहीं है, बस जो लिखा है वो ठीक था और कुछ शब्दों का अच्छा चयन किया गया ना, विवेकाधीन, विवेकशील, ईशावास्यम इदम सर्वम, गांधी जी, और कुछ उदाहरण अच्छे ऐड किए गए हैं। तो एथिक्स की बस ये डिमांड है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और आप ढंग से अपने आंसर को सेटिस्फाई कर सको, ये बात। अभी 5 वाली देख लेते हैं कॉपी। ये आपको पता है 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होगा। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो नोट्स में से आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। जैसे छठा है, स्टेट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू। सिलेबस में सीधा सीधा दिया हुआ ह्यूमन वैल्यूज़ क्या आती है, और ह्यूमन वैल्यूज़ का क्वेश्चन लगभग लगभग हर बार एग्जाम में आता ही है। मानवीय मूल्य मतलब आप किसी से किस तरीके से, एक ह्यूमन होने के नाते सामने वाले को किस तरीके से समझ के उससे व्यवहार करते हैं, वही आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। विभेदक लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जो उनको और चीज़ों से अलग करते हैं। मतलब हालांकि सीधा सीधा आपको सिलेबस में मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप, वही है ना कि अब एनालिटिकल अप्रोच है, पैटर्न इसीलिए तो चेंज हुआ है कि अब आप किस तरीके से इनको मैनेज करते हो। तो हम बस वही सारी बातें लिखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिकता, कि भाई यूनिवर्सलिटी इसमें नहीं होती, मतलब यूनिवर्सली एक जैसे हो मानवीय मूल्य जरूरी नहीं है। कैसे कि हमें पता है कि मुस्लिम धर्म में जो है मांसाहार वगैरह, उसके अलावा जैन धर्म जो है पूरी तरीके से शाकाहारी धर्म होता है। तो ये अपने अपने मूल्य हैं। तो पहला मूल्य का लक्षण क्या है कि वो यूनिवर्सल नहीं होते, मतलब अपने अपने हिसाब से बनाए जा सकते हैं। बाकी सोपान क्रम होता है, मतलब हायरार्की होते हैं। कुछ मूल्य जरूरी होते हैं हमारे लिए, कुछ कम जरूरी। जैसे कुछ मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण। अहिंसा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी जगह त्याग जो है वो थोड़ा सा कम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मतलब ये थोड़ा सा एक हैवी चीज़ है, ये फ्लो चार्ट वगैरह होते हैं, आप किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं ये भी हम थोड़ा देखेंगे। बाकी आत्मनिष्ठता मतलब आदमी के, जो व्यक्ति खुद है उसके लिए सब्जेक्टिविटी होती है, वो किस तरीके से इनको मानेगा, वो बात होती है। जैसे सर्वाधिक विभेदक कारण इसका होता है। अब इसमें एक मैंने उदाहरण दिया था कि फिनलैंड में आपको पता होना चाहिए कि शराब पूरी तरीके से बैन है, जबकि अगर हम बात करें तो शराब बैन है। जबकि भारत में कुछ राज्य हैं, हमें पता है जना जहाँ लीगली आप जो है लिकर वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगह हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें विभेदकता इस तरीके से है कि आत्मनिष्ठा के व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो जो भी है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ना होना चाहिए। मूल्यांकन, मूल्यों के मूल्यांकन में विभेद पाया जाता है कि इवेल्युएशन, मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं कुल मिला के बता रहा हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा। अब इसमें मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली सिलेबस में कम ही मिलता है, मतलब जब हम पढ़ते हैं वहाँ तो उसको उसी समय आपको बनाना होता है। बाकी पालन करना व्यक्ति पर डिपेंड करता है, हमें पता है। मूल्य समाज के द्वारा उसमें बहिष्कार किया जा सकता है, आलोचना आदि के माध्यम के द्वारा इनकी पालना सुनिश्चित करता है समाज। एग्जाम्पल ये एक था, उस समय चर्चा में था, नागौर जो गांव है वहाँ माथासुख गांव है, तो वहाँ पर शराब वगैरह को लेकर के सभी ग्रामीण एकजुट हुए थे, इसलिए उस गांव में शराब प्रतिबंधित है। मतलब कुल मिला के ह्यूमन वैल्यूज़ को जो है कोई गांव क्या बोलते हैं, मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती है आपकी, वो समाज के द्वारा रेगुलेटेड होती है कुल मिला के। बाकी स्वीकार्यता, तो सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ये स्वीकार्य होते हैं। 2 नंबर दिए इसमें इन्होंने। मेरे लिए सवाल थोड़ा हैवी था क्योंकि उस समय ही पढ़ा इसको, और कहीं ना कहीं बट उसको मैनेज करने की कोशिश की गई और उन्होंने 2 नंबर दिए, ठीक है, मतलब इसमें 5 में से। फिर है एक, हाउ कैन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द वैदिक आइडिया ऑफ ऋण। सिलेबस में जो 4 वैदिक कंसेप्ट दिए गए हैं आपके, ऋण, रित, उसके अलावा सद्गुण है, और एक और मैं भूल रहा हूँ। तो ये जो 4 या 5 एक कर्तव्य है ना, तो ये जो 4-5 वैदिक क्या बोलते हैं इनको, हाँ, वैदिक आइडियाज जो दिए हुए हैं उनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। कौन सा? एक तो रित, ऋण, उसके अलावा कर्तव्य, शुभ और सद्गुण, ये 5 जो है पूरे, इनसे हमेशा एक से एक सवाल आता ही है। तो इसको ढंग से पढ़ा हुआ था, हालांकि ज़्यादा हैवी नहीं है मेरे नोट्स में, कम ही लिखा था, लेकिन बात हो है ना कि इसको मैनेज किया था। अभी ये क्या है आपको पता है, 4-5 तरीके के ऋण होते हैं बेस से, तो जिसमें पशु ऋण और भूत ऋण भी होता है, बट मेजर जो है पितृ, ऋषि और देव ऋण पढ़ाए जाते हैं। अभी तीनों किस तरीके से काम आते हैं उसी से मैं सवाल बनाया मैंने। अब इसमें अलग अलग डायमेंशन थी कि आप किस तरीके से इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसके अलावा आध्यात्मिक, उसके अलावा नैतिक, उसके अलावा तकनीकी रूप से भी मैं इनको हेडिंग बना के लिख सकता था। बट वही है कि वो मैं लिख चुका था कई क्वेश्चंस में, तो मैंने सोचा कि जब 3 ऋण हमने पढ़े हैं जो मेजर ऋण होते हैं, तो क्यों ना उनको लेकर के ही हम बात कर लें। क्योंकि जब समाज की बात आती है तो समाज में जो है आपके पितृ ऋण की भी बात हम कर सकते हैं, ऋषि ऋण की भी बात करते हैं, और देव ऋण की भी बात करते हैं। तो उन तीनों पे लिखा, परिचय दिया। अब परिचय देखो कई सवालों में आपको देने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। क्योंकि मैंने जब कहा कि ये सवाल थोड़े अजीब थे, लगा शुरू में कि क्या पता कंटेंट मिले या ना मिले, तो इसलिए क्या किया कि भाई, क्योंकि लाइनें अच्छी खासी दी हुई इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब 10 लाइन है, शायद नीचे नहीं 10 है, तो 10 लाइनें तो लगा कि क्या पता कंटेंट पूरा हो या ना हो, तो फिर परिचय देके 2 लाइन मैंने एडजस्ट कर दी, इसलिए परिचय दिया कुल मिला के।
वैदिक संप्रत्य ऋण है जो प्रशासन, लोक जीवन तथा सामान्य जीवन में उस पर पितृ, ऋषि और देव ऋण स्थापित करता है। मतलब एक इसकी परिभाषा दी है। जबकि क्वेश्चन क्या था कि किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन ये था, बट वो है ना कि मैनेज करने के लिए भी दिया। तो पितृ ऋण को हम देख सकते हैं कि माता पिता की सेवा करना, बुजुर्ग वर्ग के प्रति प्रेम और सद्भाव रखना, उनका ख्याल रखना, उसके अलावा श्रद्धा भाव रखना। अभी काटा था मैंने, काटने का ये है कि ध्यान रखना, कई लोग मैंने कॉपियां देखी इसको पूरा ऐसे खत्म कर देते हैं। अभी तो ये नोटिस नहीं हो रहा, जब हम इसको बहुत ज़्यादा कट करते हैं, अब देखो जैसे मैं इसको 3-4 बार ऐसे कर दूं, अब तो मेरे को आसानी से दिख रहा है कि कुछ काटा हुआ है। जबकि मैंने इससे भी, उसको एग्जामिनर को क्या लगेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा था जो गलत था, उसने काट दिया। और लग तो इससे भी यही रहा है ना कि दोनों गलत हैं। इसलिए कॉपी को हमेशा अपनी साफ सुथरी रखो। अब मेरी सारी कॉपियाँ देखो कि मेरी कॉपियाँ बहुत ज़्यादा साफ है, मतलब राइटिंग चाहे भले ही ठीक ना हो, मैंने बहुत पास पास लिखा हो, बट ऐसे नहीं मिलेगा कि बिल्कुल कॉपी समझने लायक नहीं हो। अब ये मैंने काट दिया था। ऋषि ऋण, ज्ञान और कौशल का संवर्धन, लोक आचार, प्रकृति प्रेम, ज्ञान, जीवन रहस्य। मतलब आपको शब्द अच्छे चूज करने हैं। जैसे देखो लोक आचार, ये खाने वाला आचार नहीं है, ये लोग जो आचरण करते हैं वो है। प्रकृति प्रेम, ज्ञान, उसके अलावा जीवन रहस्य। मतलब ये जो कोर वर्ड्स होते हैं ना, उनका हमें यूज करना होता है। अगर मैं चाहता तो इसमें सेंटेंस लिख सकता था लाइन टू लाइन, बट मैंने इसमें वर्ड टू वर्ड, क्योंकि एक चीज और मेरी ध्यान रखना कि मेरी जितनी उम्र है, आप जो पढ़ रहे हैं आपकी जितनी उम्र है, उतनी उम्र से जहाँ आरपीएससी में जो इवेल्युएटर बैठे हैं, जो आरपीएससी सेलेक्ट करती है ना, उतनी उम्र से वो सिर्फ कॉपियाँ चेक करते हैं। तो उनको कॉपियाँ चेक करने का और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान है। मतलब जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र से वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कॉपियाँ चेक करते हैं आरपीएससी के लिए। वो नो डाउट प्रोफेसर्स होते हैं, पीएचडी वाले सब जो है टीचर्स होते हैं। तो मैं इसका क्या मतलब कह रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि सिर्फ आप उनको हिंट दे दिया करो, वो सब समझ जाते हैं। ऐसे नहीं कि मैं पितृ लिखूँ फिर बताऊँ पितृ क्या है, फिर उसको पूरा लिखूँ कि पितृ जो है माता पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। क्यों लिखना है, आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा। जीवन रहस्य आदि प्राप्त करना, ज्ञान की अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करना। जैसे गुरुकुल की व्यवस्था हमारी कहीं ना कहीं जो है ऋण से ही बनी है। उसके अलावा प्राचीन वैदिक शिक्षण आदि। देव ऋण, ये तीसरा ऋण है जिसमें प्रकृति, देव मतलब भगवान ही नहीं, प्रकृति पर्यावरण सब हमारे देव ही हैं, देवता आदि के प्रति समर्पण, जिसमें जलवायु परिवर्तन, हिंसा, यौन आचार आदि जो चीज़ें आजकल हो रही हैं उसको हम रोक सकते हैं। किससे, आपके देव ऋण की कंसेप्ट से। बाकी आपको पता ही है 3 दुख होते हैं अगर आप ऋण का पालन ना करो तो, अधिभौतिक, आदिभौतिक और आपका ये है आध्यात्मिक भय। इनका भी हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण। अब ये क्वेश्चन लग तो ऐसा रहा होगा कि नॉर्मल लिखा है, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, बट इसमें टाइम भी लगा। बट टाइम लगा तो उन्होंने नंबर भी बहुत अच्छे दिए हैं। 5 में से 3 नंबर ऐसे कट ऑफ में अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। अब इसमें 3 नंबर कैसे आए, तो मैंने भी वही पढ़ा है जो मेरे साथ के, जिनका मीन्स नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, रैंक नहीं आई, या फिर जिनकी आई, उन्होंने भी वही पढ़े हैं 3 कंसेप्ट। और 3 ही ऋण पढ़े थे, वही सेम नोट्स थे। मैंने बस उसको इस तरह मैनेज किया कि किस तरीके से आपको अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, कॉपी को साफ रखना है और पूरा पेज भरना है बस। वर्ड लिमिट वगैरह का एसएच देखो, अभी तो नेगेटिव मार्किंग का एसएच कोई मिला नहीं। इसमें आप आराम से 80 से 100 वर्ड लिखे हैं मैंने, जबकि 50 वर्ड की लिमिट वाला था। तो वर्ड लिमिट वाली ऐसी कोई एसएच कोई कंसेप्ट है नहीं। ये दिव्य जीवन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया था, तो मैंने इसको थोड़ा पढ़ा था। बट मैं सही बताऊं तो महर्षि अरविंदो या फिर अरविंद महर्षि के जो कंसेप्ट है मेरे को समझ में नहीं आते थोड़े, क्योंकि वो लास्ट में पढ़ते हैं तो फिर ऐसे मन भी नहीं करता कि क्या पढ़े, इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं था। तो बट फिर भी उस समय मैनेज किया, 1.5 नंबर फिर भी मिले हैं। कि महर्षि अरविंद ने पूर्ण चैतन्य की अवस्था के मार्ग में ऐसे जीवन की कल्पना की है जो पूर्ण चैतन्य अर्थात सच्चित और आनंद प्राप्त कर चुका है। ये अवस्था सामान्य जीवन में कतिपय मुश्किल है, परंतु एक प्रक्रिया के रूप में इसकी प्राप्ति संभव है। वर्तमान में मानस तक दिव्यता विद्यमान है, मानस मतलब मनुष्य तक दिव्यता विद्यमान है, जो अति मानसा से होते हुए सच्चित आनंद को प्राप्त करेगी। इसमें एक डायग्राम ऐसे पढ़ना होता है, इसमें यहाँ से शुरू होती है इस तरीके से। दिव्य जीवन की विशेषताएं क्या है, अब यहाँ जितना याद था वो खत्म हो गया, अब क्या करें, खाली छूट रहा है, तो फिर नई हेडिंग लगा दी विशेषताएं, जिसमें सच्चित और आनंद, उसके अलावा ब्रह्मचर्य, शांत और शील व्यक्ति बनता है, अहिंसा, प्रेम, सत्य, इसकी उपस्थिति इसमें होती है। फिर खत्म हो गया, तो मगर उदाहरण भी लिख देते हैं, जैसे महात्मा गांधी, नो डाउट इस दिव्य जीवन को उन्होंने प्राप्त किया, स्वामी विवेकानंद जी आदि। और मैं व्यवहारिक में तो मैं प्रशासन को लेकर के लगा देता हूँ, तो फिर रतन टाटा जी की बात की, जिसमें आर्थिक दिव्यता, मतलब इकोनॉमिकली उन्होंने अपने आप को त्याग दिया था, उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं था, हमें सबको पता है। उसके अलावा नो डाउट एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब बहुत, मतलब ऐसा था कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, फिर आता तो कोई 1.25 या फिर 1 नंबर आता मेरे, बट फिर भी थोड़ा इसको मैनेज किया तो उन्होंने 1.5 नंबर दे दिए, है ना। तो इसमें अब देखो पिछले और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन मुझे आता था इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छा लिखा और उस पर बहुत टाइम भी दिया, और जब टाइम दिया तो नंबर भी मिले। ये क्वेश्चन मुझे भी पता था कि मुझे ढंग से आ नहीं रहा, मुझे इसका कंसेप्ट पता नहीं है, मैं इसमें टाइम खराब करूंगा, तो मैंने इसको
सेंटेंस फॉर्मेट में लिखा, तो सेंटेंस फॉर्मेट में लिखा तो 5 लाइन तो मेरी कवर हो गई, बाकी यहाँ पर थोड़ा याद आया तो ऐसे लिख दिया। मुझे पता था कम नंबर आएंगे, बट फिर भी उन्होंने ठीक नंबर दे दिए। तो सवाल की आप टेंडेंसी समझो कि कौन सा सवाल मुझे आएगा, तो उसी पे टाइम इन्वेस्ट करो, है ना। अब ये देखो, वोट अकॉर्डिंग टू गांधी इज द आइडल ऑफ स्वराज। नो डाउट महात्मा गांधी जी जो है, गांधीन फिलोसफी है, गांधीन एथिक्स है, उसका सवाल भी आता है हर बार। स्वराज हमने पढ़ा है सेल्फ रूल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हालांकि स्वराज ही जो इनको सही ट्रांसलेशन है। तो आपने पढ़ा होगा ये आदर्श क्या है क्या नहीं, मैंने इसको लिखा, अच्छा सवाल था और नंबर भी इन्होंने सही दिए। स्वराज, इसको 2-3 कंसेप्ट में बना के लिखा था मैंने ना, कि वही बात है कि आदर्श क्या है। अब लाइंस इतनी हैं, आप जब कॉपियां देखोगे बहुत ज़्यादा लाइंस आती है, तो कवर करने के लिए वर्ड्स कई बार कम पड़ जाते हैं, कंटेंट भी कम पड़ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो अपन यही काम करते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा परिचय वगैरह देके बड़ा लिखा जाए। तो गांधी जी ने व्यक्ति पर व्यक्ति का विवेक तथा नियंत्रण, इसके तहत स्वराज को स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत आदि आधुनिक अवधारणाओं से जोड़ा। क्योंकि मैंने कहीं से नहीं पढ़ा था, उसी समय सेम टाइम दिमाग में क्लिक हुआ, उसी समय बनाया कि भाई व्यक्ति पर व्यक्ति का विवेक तथा नियंत्रण, इस कंसेप्ट के साथ उन्होंने ऐसा किया। ये मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, ये सेम टाइम बना। अभी आदर्श है क्या, तो इन आदर्श सबसे पहला तो नेतृत्व का, कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, खुद का ही नेतृत्व करे, मतलब सेल्फ रूल की बात करे, स्वयं करे और समाज का भी वो, जैसे उदाहरण के तौर पर पार्षद, सरपंच, मंत्री आदि। हालांकि ये थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट उदाहरण के तौर पर, बट ठीक है। समानता हो, राजनीतिक समानता उसका मुख्य उद्देश्य है। उदाहरण के तौर पर जब विद्या देवी जो 102 साल की एक महिला थी जो सरपंच बनी थी शेखावट या उसके आसपास के गांव की, ये उदाहरण, अब आप सोच रहे होंगे उदाहरण कहाँ से मिले, क्योंकि जब हम एक कोचिंग पर जाते हैं फिर कहीं वैल्यू एडिशन पे जाते हैं तो वहाँ पर तो वही पर्टिकुलर उदाहरण होते हैं। ये उदाहरण मेरे न्यूज़पेपर से लिए और मैंने अपने हिसाब से लिए। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप अलग अलग उदाहरण, अलग अलग चीज़ें अक्वायर करते हो। नोट्स जब आप पढ़ते हो तो नोट्स में सभी को एक ही सेम नाम मिलेगा, सब सेम नाम ही लिखेंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके पास 10 अलग अलग नाम होते हैं। एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है कि हाँ अच्छे उदाहरण दे रहा है, अच्छी बात लिख रहा है, तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ये भी मुझे न्यूज़पेपर में मिले थे इनका नाम, तो मैंने वहीं से अपनी छोटी डायरी में लिखा। बाकी ग्राम विकास की मिसाल वगैरह, ग्राम विकास, ग्रामोद्योग अवसंरचना आदि। राम राज्य मुख्य आदर्श हमें पता है इसका, और जहाँ व्यक्ति को बाहरी नियंत्रण और उसके अलावा पुलिस राज या फिर राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता ही नहीं होती। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और उसको उसी तरीके से लिखा मैंने। हो सकता है आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में नहीं आ रहे होंगे, वो इसलिए हैं क्योंकि या तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी शुरू करिए, या ऐसे साथी जिन्होंने एक बार इंटरव्यू दिया है, तो मुझे लगता है उनको तो समझ में आना चाहिए। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा, मतलब एग्जामिनर को समझ में आया है। अगर एग्जामिनर को समझ में आया मतलब आपको ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना, तब आप 1 या सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट में रैंक लाओगे। अगर मेरे आंसर आपको समझ नहीं आ रहे ना, तो तैयार करो अपने आप को भाई, क्योंकि ये आंसर आपके सामने आइडल है, या इतने हैं कि आपको सफिशिएंट नंबर मिल रहे हैं। 2 नंबर इसमें आए, ठीक है, 5 में से। टैगोर के अनुसार मानव का अधिक, ये अलग ही सवाल था, मैंने तो कहीं पे नहीं पढ़ा था, छोड़ा। बट छोड़ा तो वही है ना, मन नहीं मानता कि छोड़े क्यों ही, कुछ ना कुछ तो लिख ही दें। बट पता था कि छोड़े या ना छोड़े नंबर इसमें आएंगे नहीं। फिर मैंने इसको क्या किया, हाँ एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो चर्चा करते रहेंगे इसकी। जैसे एथिक्स में मान लो 5 सवाल हैं 2 नंबर वाले, 5 × 2, 5 ही सवाल है 5 नंबर वाले, एंड 3 सवाल है आपके 10 नंबर के। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी 1010 रैंक थी लगभग, आपको सभी को पता होगा। उस दौरान बहुत सी कमियां थी, जिसमें मैं फोर्थ पेपर वगैरह भी कहता रहता हूँ। उसमें से एक कारण ये भी था कि टेस्ट सीरीज में ऐसी आदत पड़ गई थी कि भाई ये मान लो 1 से 5 और 5 से आपका हो गया 10, और ये आपके जो भी है, मतलब 1 से लेकर के 5, 5, 10 और ये 13, सारे सवाल में जो है लाइन वाइज लिखता था। लाइन वाइज कैसे, कि भाई एक मुझे आ गया लिख दिया, एक दूसरा नहीं भी आ रहा तो भी उसको ट्राई करते थे लिखने का, तीसरा आ गया तो लिख दिया, चौथा अगर नहीं आ रहा तो भी लिखने की ट्राई करता था। तो ये ट्राई करने के चक्कर में ये जो टाइम है ना वो खराब होता था, और आदमी फिर आखिरी में ये लगता था क्या लिख दिया मैंने। तो इस बार मैंने क्या किया, दोनों बार ही कि जो सवाल मुझे नहीं आ रहा मैंने छोड़ ही दिया। फिर जब लास्ट में भी मुझे पता है, आपको लग रहा होगा कि यार मैंने बहुत जचा जचा के लिखा है थोड़ा बहुत, बट मैं बहुत स्पीड, मेरी हाईएस्ट स्पीड है जिस पे मैंने इतना सही लिख रखा है। तो मुझे पता था कि आखिरी में मेरे को आराम से 10-15 मिनट मिलती है, मेरे को हर पेपर में 10-15 मिनट मिलती थी, तो मैं कहा उसमें इनको जो है आंसर करेंगे, इसलिए मैंने इसको, ये आगे वाला ना, इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में लिखा था। आप देख भी सकते हो राइटिंग थोड़ी अलग है क्योंकि स्पीड में लिखा था। तो मैं इसको छोड़ ही दो, नहीं आ रहा तो फालतू में क्यों आपा खुराबा, फिर आखिरी में जब टाइम मिलो तो मैंने लिखो। तो ये एक कंसेप्ट है। अब मुझे भी, मैंने आज तक नहीं पढ़ा ये है कौन सा, और बाद में कभी पढ़ा नहीं, बट मैंने जो लिखा मैं आपको बता देता हूँ कि गीतांजलि के हाँ, ये मैंने एक इंट्रो बनाया था। वो सेम बात क्या ध्यान रखनी, जब क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा हो तो अपनी तरफ से इंट्रो बना दो, ताकि 1-2 लाइन आप कवर कर लो। गीतांजलि द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो सबको ही पता है, बट मैं भी, हाँ मेरे को भी पता है, तो एक लाइन मैंने इसमें कवर कर दी।
व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिकता पर सर्वाधिक बल दिया कि भाई हाँ ये बातें, जबकि इसका क्वेश्चन से कोई रिलेवेंस ज़्यादा है नहीं। टैगोर ने रहस्यवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और मानव प्रकृति संबंध तथा शिक्षा तथा मानव की आधिक्य का समर्थन किया है। ये विचार मानव का चहुमुखी विकास कर उसकी संपूर्ण शक्ति और विवेक का सही दिशा में प्रयोग सुनिश्चित करता है। साथ ही मानव प्रेम, प्राणी जात के प्रति दया आदि के द्वारा भी मानव विकास की वकालत कर सकता है। एक व्यक्ति में विभिन्न सामर्थ्यों का समाधान भी इस सिद्धांत की मान्यता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला वगैरह। मुझे आज भी समझ नहीं आया इसका आंसर था क्या, मैंने देखा भी नहीं, बट मैंने जो मुझे थोड़ा बहुत जो मैंने बनाया उससे मेरे को 0.5 मार्क्स मिल गए। ठीक है, ये 0.5 मार्क्स इस तरीके से हैं कि जब आप रैंक 40 मुझे याद नहीं है, रैंक 42 और 43 है शायद, हाँ ये हैं आप नहीं 43 और 44 है। ये जितेंद्र जी चोपड़ा है जो हमारे साथ हैं अभी, और ये हैं संजय जी डूकिया। इन दोनों में सिर्फ 0.5 का नंबर का अंतर है, या फिर इनमें नहीं किसी और में है 0.5 का अंतर, जिससे एक आरएएस है और एक डीएसपी है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये मान लो ये कहीं ना कहीं काम आ जाता, मतलब ये पॉइंट मेरे, तो इस तरीके से हैं। और ये मेरे हिसाब से हमने 5 नंबर वाले भी डिस्कस कर लिए, तो समझ में आ रहा होगा वैसे तो। अब ये है कि इसी वीडियो में तीनों बड़े वाले क्वेश्चन भी कंटिन्यू कर लें या दूसरी बनाएं, तो मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू करना ही ठीक है कि 30 मिनट हो गई, कितनी मिनट हुई, 21 ठीक है, बट एथिक्स है पूरा कर ही लेते हैं, मैं बताता हूँ। अब देखो सी सेक्शन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 10 नंबर का सवाल होता है। एक तो आप 2 नंबर के सवालों पे एफर्ट डालो, कितने पे, 5 पे। उसमें भी अलग अलग सवाल होगा, जरूरी नहीं आपका सही हो, या फिर हो सकता है एग्जामिनर को कोई सवाल सही नहीं लगे, जो भी चीज़ें, या फिर आप 5 नंबर के कम से कम 2 सवाल जो है उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, तब जाके आप इसकी रेंज में आते हो। जबकि 10 नंबर का एकमात्र सवाल है जिसमें आप आराम से 6 नंबर तक ला सकते हो। अब आप कहोगे ये बातें जब थी जब आपकी कट ऑफ ये जाती थी, जब कट ऑफ ये जा रही है तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ तक ला सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मेरे सवालों में 6 नंबर भी है एथिक्स वाले में। अब वो कैसे आ रहे हैं उसकी भी हम बात करते हैं। बड़े सवालों की वही बात है, सबको पता होगा आपको कि जो 10 नंबर का होता है ना 10 मार्कर, उसमें वही आपको थोड़ा इंट्रो देना होता है, फिर आपको बीच में मेन बॉडी होती है ना, और लास्ट में कंक्लूजन। अब ये किस तरीके से होता है, अब ये रटा रटा है बात हो गई, हर जगह यही चल रहा है तो आप भी उसी दौड़ में जाते हो। मैंने कई बार कहा है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें इंट्रो की ज़रूरत नहीं होती, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ सवाल सिर्फ ऐसे होंगे जिनमें आप इंट्रो देख के मेन बॉडी लिख के ख़त्म कर सकते हो, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें शुरू करो और ख़त्म करो। बट ये कंसेप्ट है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और एक बात ये भी है कि इंट्रो वगैरह रटे रटाए मत दिया करो, थोड़ा बना के लिखा करो। अब जैसे हम देखते हैं क्या चलता है आगे। पहला सवाल था सेम ऐसा सवाल जितना मुझे याद है 2021 में भी आया था, आसपास ही था इसके, है ना, कुछ अलग था, आसपास था, मेरे नंबर उसमें 3 के आसपास ही थे, तो मेरे को दिखते ही लगा कि हाँ ये वैसा ही सवाल है। अभी मेरे पास पूरा मौका है इससे अच्छे नंबर लाने का। डिस्कस द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार की दिशा में प्रशासन की भूमिका की चर्चा कीजिए। ट्रेंड कितना ही चेंज हुआ हो, पेपर कितने टफ बने हो, नंबर कितने कम आ रहे हो, कट ऑफ कितनी डाउन हुई हो। एथिक्स में आप सवाल देखोगे इतने इजी आते हैं, या यूं कहें कि ऐसे सवाल आते हैं बस आपको कंसेप्ट लगा के उसका आंसर देना है। हाँ चॉइस वाले मीन्स में 1-2 सवाल अजीब ही आए थे, बट वो भी आंसरेबल थे। ऐसा कोई सवाल नहीं आता जिसमें आप पॉइंट ब्लैंक हो जाओ, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब देखो ये नो डाउट समाज सुधार की दिशा में प्रशासन की भूमिका पर चर्चा करनी है, बट अब बात ये है कि आप इसको लिखते कैसे हो, है ना, बात वहाँ शुरू होती है। अब ये एथिक्स में मैंने जैसे दिग्विजय सर से मैंने एथिक्स पढ़ी है, साथ मेरे भैया ने भी पढ़ाया था मुझे, तो हम वहाँ एथिक्स में काम करते हैं, सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पबेड में ना। तो पबेड में ये आता है कि गर्भ से कब्र तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन जो है, क्योंकि आप जब हमारा जन्म होता है तो नो डाउट जब हम पंजीयन कराते हैं वहीं से प्रशासन हमारे साथ होता है, और लास्ट में हम जन्म मतलब जैसे क्लास में भी पढ़ाते हैं हमें, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक आपका प्रशासन साथ रहता है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ यूज़ कर लिया कि भाई नो डाउट प्रशासन तो जब साथ रहे, तो देखो जन्म गर्भ से कब्र तक की संकल्पना लिए प्रशासन समाज सुधार का एक दिव्य अग्रदूत, मतलब थोड़े हैवी वर्ड यूज़ किए, दिव्य अग्रदूत तथा माध्यम निम्नलिखित रूप से बन सकता है। ये इंट्रो था मेरा, बस इतना सा इंट्रो, बात खत्म। इंट्रो में भी अच्छे वर्ड यूज़ किए ताकि थोड़ा ठीक लगे। अभी बहुत सारी डायमेंशंस होती है किस तरीके से समाज सुधार की दिशा में काम करेगा, तो वही आप लिख सकते हो आर्थिक रूप से, आप लिख सकते हो सामाजिक, आप लिख सकते हो तकनीकी, उसके अलावा आप लिख सकते हो नैतिक, आप लिख सकते हो सामाजिक आर्थिक नैतिक, उसके अलावा बौद्धिक तौर पे, है ना, उसके अलावा आध्यात्मिक तौर पर,
ये इतने सारे डायमेंशंस बनते हैं कि इन आधार पर वो कर सकते हैं। बट ये चीज़ें मैं लास्ट में तब यूज़ करता था जब किसी क्वेश्चन के आंसर में मुझे कुछ नहीं आ रहा हो और मुझे इसमें अच्छा आ रहा था, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लगा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, मतलब कि प्रशासन हर व्यक्ति को समाज से जोड़ता है सबसे पहले तो, है ना। तो प्रशासन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाता है, उसके साथ ही समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता आदि मूल्यों को पोषक बन सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें, IAS पोमा टूडू मैम है, वो जो है इन्होंने आदिवासियों हेतु प्रयास किए। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के भी प्रशासन बहुत काम करता है। महिलाओं के आर्थिक क्षेत्र में स्थिति, जैसे 33% श्रम बल को स्थापित करना। सामाजिक रूप से UNPA, उसकी बैठक में नीरू यादव, आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहे थे, है ना, राजस्थान से ही हैं। उसके अलावा राजनीतिक तौर पे अनुसुईया दानासुरी, अब ये आप सुनोगे, ये नाम आर्या कोडाउन से है ना, तो ये नाम मैं अपना हिसाब से कौन लिख रहे हो, कोई नहीं लाग रही हो कि भाई वो खुद ही अपना हिसाब से बना लिख रहे हो, पर नहीं, ये सारा उदाहरण जो है मैं न्यूज़पेपर में लियो। जैसे अनुसुईया दानासुरी मैम, ये जो अपना, जब हम रेड कॉरिडोर की बात करते हैं ना, नक्सल क्षेत्र है, वहाँ से उसी क्षेत्र से आती थी, पहले नक्सली थे, बाद में इनका इतना रिफॉर्म हुआ कि ये विधायक भी हैं वहाँ से, है ना, लेडी हैं दानासुरी, अनुसुईया मनसुईया दानासुरी। तो ये क्या है, महिला सशक्तिकरण करता है प्रशासन। नो डाउट प्रशासन ही था तब, वो उन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया, फिर उनका सुधार हुआ, फिर आज वो पॉलिटिकल तौर, ये देखो मैंने लिखा भी है कि लाल गलियारे से संसद तक, इस हेडिंग के साथ में राजस्थान पत्रिका में इनका न्यूज़ आई थी, अनुसुईया दानासरी की, तो मैंने वहाँ से इस पॉइंट को ही वहाँ से लिया था। साथ ही सांस्कृतिक विकास करता है ये विभिन्न कानून, अब कानून जैसे PCPNDT एक्ट आपको पता ही होगा, उसके अलावा नियमों तथा प्रयासों, जैसे प्रयास निर्भयास कोड वगैरह आदि के द्वारा एक कार्य विश्वसनीयता से कर सकता है। उसी के बाद में जैसे कुछ मैम आपको पता है, नो डाउट टीना डाबी मैम, जो भी तो टोंक कलेक्टर है, पहले जैसलमेर कलेक्टर थे। मतलब एक ही लाइन लिखी है मैंने, कोई ज़्यादा बात लिखी नहीं। सेम महिला सशक्तिकरण में लिख सकता था कि प्रशासन जो है महिलाओं का सशक्तिकरण करता है, उन्हें जो भी ऐसी स्कीम वगैरह का बेनिफिट देगी, ये सारी चीज़ें। बट वो है ना, मैंने क्या बताया कि ये जो सवाल देखते मुझे लगा कि ये वही सवाल है जो मैंने 2021 के टाइम सॉल्व किया था, और उसमें मुझे कम नंबर आए थे, तो मेरे पास पूरा मौका था कि मुझे उसको अच्छे से आंसर देना है, तो मैंने इसमें अच्छे अच्छे उदाहरण यूज़ करे हैं सारी चीज़ें। बाकी प्रशासन समानता लाता है, जातिगत समानता हो गई, सांस्कृतिक हो गई, फिर सामाजिक जो भेदभाव उनको समाप्त करके उनको मुख्य इकाई बनाता है। न्याय के तौर पर आपको पता है लोक अदालतें हैं, डॉक्टर समीर शर्मा सर आप नो डाउट जानते होंगे, अभी राजस्थान में ये IAS हैं और काफ़ी वेल नोन है, मतलब काफ़ी इनिशिएटिव्स लेते हैं इनके लिए। उनके द्वारा जेनेरिक दवाओं में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट इनके माध्यम से सुविधाएं वगैरह दी गई। गरीब व वंचित वर्ग को राशन के लिए मिड डे मील और आपका PDS जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अलावा आवास में आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, इनके द्वारा उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह उपलब्ध करवाते हैं। मतलब एक ही पेज है बट इसमें शब्द बहुत ज़्यादा अच्छे लिखे हैं मैंने। उसके बाद में लोकतंत्र का विकास ये करता है किस तरीके से। गंगानगर कलेक्टर थे अंशदीप सर, है ना, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, इसलिए भारत सरकार ने इनको अवार्ड दिया था कि क्योंकि जो चुनाव वगैरह करवाते हैं तो जो है अवार्ड मिलता है। IS विकास सिंह है, उनके द्वारा चुनाव में शराब जब्ती वगैरह की गई। तो लोकतंत्र का भी विकास करता है प्रशासन, या फिर संरक्षण करता है। तकनीक समावेशन में अंतिम व्यक्ति तक प्रशासन पहुंचता है, जिसमें आपके DBT, जेम ट्रिनिटी, आबा ID आदि विकसित किए जाते हैं। अपराध नियंत्रण के तौर पर पाली और बीकानेर जो है इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। करंट अफेयर में भी पढ़ा था मैंने, तो वहाँ यूज़ किया। संतोष सिंह IPS हैं, उन्होंने लगभग 4000 लोगों को शराब से पुनर्वास किया। ऑपरेशन एरिया डोमिनेंस प्रोग्राम था जो जयपुर में चलाया था, उस समय चर्चा में था। उसके अलावा ऑपरेशन निजात जो है वो भी एक अच्छा प्रयास था। तो ये मैंने 8 पॉइंट लिखे। आप पॉइंट्स आपको अच्छे से मेंशन करने हैं, 8 पॉइंट लिखे। मरे से मरे अगर एग्जामिनर आपको हर एक पॉइंट के 0.5 नंबर भी देता है ना, तो आपको 4 नंबर तो यहीं मिल जाते हैं। बाकी विविध में और कोई पॉइंट कि भाई कला और संस्कृति का पोषक है, आजीविका का साधन है और राजनीति का स्तंभ है। ये 3 टॉपिक मैंने पबेड से लिए थे। अब इसमें कितने नंबर आए हैं, इसमें डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, बट इसमें अच्छे नंबर है मेरे। PPT बनाते टाइम कट गए इसमें। उसके बाद में तो ये एक पहला सवाल था जो हमने देखा, बड़ा जो सवाल था, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। उस सवाल में आपने यही चीज़ें देखी कि भाई कुछ अच्छे उदाहरण आपको देने हैं, शॉर्ट रखना है, हेडिंग ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेस को कवर करना है, स्पेस खाली नहीं छोड़ना। अब सेम वही सवाल है, स्टेट द फीचर्स ऑफ डिओन्टोलॉजी एंड कंसिक्वेंटिज्म, विच वन ऑफ द टू अप्रोचेज इज मोर सुटेबल फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर और वाई। परिणाम निरपेक्षवाद और परिणाम सापेक्षवाद, इसकी विशेषताएं बतानी थी। इन दोनों दृष्टिकोणों में से प्रशासन के लिए अधिक उपयुक्त कौन सा है और क्यों। इसी से मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनको ध्यान से क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहला था विशेषता बतानी थी, दूसरा अधिक उपयुक्त कौन सा है,
और तीसरा और क्यों। मतलब 10 नंबर आपको जब वो एग्जामिनर दे रहा है ना, तो ना करते वो 3, 3 और 4 के डायमेंशन में देगा। इसमें हो सकता है एक पॉइंट जो है वो 4 का हो सकता है, चाहे वो पहला हो सकता है, चाहे वो दूसरा हो सकता है, चाहे तीसरा, बट वो देगा। तो हमें उसी तरीके से इसको डिवाइड करना था बस। तो मैंने वही किया कि नॉर्मेटिव एथिक्स के तहत दोनों विचार परिणाम के आधार पर विभेदीकृत होते हैं, जिनकी विवेचना वही परिणाम निरपेक्षवाद, मतलब जो आपको पता है टारगेट या जो आपका जो भी परिणाम होता है उसको उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, उसके प्रति क्या होता है, तटस्थ, तथा कर्तव्य के लिए उसके अलावा निष्काम कर्मयोग, अंत प्रज्ञावाद आदि सिद्धांतों से प्रेरणा प्राप्त करता है, परिणामों के बजाय कर्म पे ध्यान देता है। और सापेक्षवाद मतलब ये आपके उपयोगितावाद, जिसे हम बोलते हैं अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये इसके अलावा चारवाक, सोफेस्ट, विकासवाद आदि सिद्धांत जो इनसे प्रेरणा लेता है, बाकी कार्य के परिणाम को महत्व देता है ये। तो ये इसकी क्या होगी, ये इसका पहला डायमेंशन कवर हो गया सवाल का, जो इसने पूछा था विशेषताएं बतानी, बात खत्म। दूसरा क्या है, प्रशासन में क्या उपयोगिता है। तो देखो दोनों ही सिद्धांत सीमित मात्रा में प्रशासन को प्रभावित करते हैं, दोनों करेंगे नो डाउट। उपयोगितावाद, बांध निर्माण, ये सब आपने पढ़े हैं मेरे हिसाब से, आप देख लेना एक बार ना। और सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, तो 2 डायमेंशन हमने सवाल की कवर कर दी, कौन कौन सी, एक तो विशेषता बता दी, अधिक उपयुक्त कौन सा है और वो भी क्यों है। तो मैंने बताया अधिक उपयुक्त साथ दोनों ही है, और वो भी कौन से, सीमित मात्रा में, है ना। सवाल को हमने बाइस नहीं किया कि भाई परिणाम निरपेक्ष वाला सही है, परिणाम सापेक्ष, नो डाउट निरपेक्ष वाला ज़्यादा जरूरी है, बट फिर भी हमें उस तरीके से लिखना था। सर्वाधिक उपयुक्त है परिणाम निरपेक्षवाद, उसका कारण दे दिया, वो क्यों, क्योंकि ये सिद्धांत जो है प्रशासन को तटस्थता सिखाता है, उसके अलावा कार्य उन्मुख बनाता है, गैर पक्षधारिता की बात करता है। हालांकि साथ ही प्रशासन को सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, निष्काम कर्मयोग, उसमें आपको पता ही होगा कर्मणे कार्यस्ते माँ फलेषु कदाचना, उसके अलावा ये समत्व योग, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अभय आदि के प्रति उन्मुख बनाता है। उदाहरण के तौर पर किरण बेदी मैम आप नो डाउट जानते होंगे, भारत की पहली महिला आईपीएस, उसके अलावा आईपीएस दिनेश एमएन सर, जिनकी मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बात करी थी। इस तरीके से इसको मैंने मैनेज किया, और 10 में से 5 नंबर, मतलब 800 में से 400 के हिसाब से उन्होंने नंबर दिए। तो इसमें इस सवाल में बड़े वाले में इसमें अच्छे नंबर है। उसके बाद में ये लास्ट है कि नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं, क्या किसी नैतिक संघर्ष की स्थिति में व्यक्तिगत नैतिकता को वृत्तिपरक नैतिकता पर वरीयता दी जानी चाहिए। मतलब सवाल में शब्द ऐसे यूज होते हैं हैवी वाले, तो कई बार समझ में नहीं आता। इंग्लिश में आप देखोगे ना, व्हाट डू यू मीन बाय मोरल डायलेमा, मतलब मोरल डायलेमा एक सवाल, तो पहला सवाल तो ये है, आपको ये बताना है कि आप इससे क्या समझते हैं। दूसरा, शुड पर्सनल एथिक्स टेक प्रेसिडेंस ओवर प्रोफेशनल एथिक्स इन अ सिचुएशन ऑफ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब 2 तरीके की एथिक्स होती हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। इसमें से पूछना चाह रहा है कि दोनों में से किसको वरीयता दी जानी चाहिए। तो अब आपको करना क्या था, तो सबसे पहले परिचय देना था कि नैतिक द्वंद्व उपलब्ध विकल्पों के मध्य व्याप्त संघर्ष की स्थिति है, जहां विकल्प नैतिक तथा मूल्य के आधार पर तो सही होते हैं, और उनमें एक जो है वो विकल्प का चयन क्या होता है, मुश्किल होता है। अब यहाँ पे मैंने इसका इंट्रो नहीं दिया, देखो अलग से, मैंने इसका सीधा क्या है, इसी का आंसर दे दिया कि भाई इंट्रो भी हो गया और इसका आंसर भी हो गया। उदाहरण के तौर पर लाभ बना, आप ये सारी बातें प्रश्नानुसार व्यक्तिगत नैतिकता प्रशासन के निजी या व्यक्तिगत हानि की स्थिति में होती है, अतः अधिकांशतः ये विकट परिस्थिति बन जाती है, परंतु अपने नैतिकता सिद्धांतों से विचलित हुए बिना भी वृत्तिपरक नैतिकता अमल में लाई जा सकती है। अब वो कैसे, संक्षिप्त शब्दों में निजी जीवन व वृत्तिपरक, मतलब थोड़ा हैवी है क्योंकि वर्ड हैवी यूज किए गए, मुझे लगता है आप थोड़ा सा हो सकता है समझने में मुश्किल आए, लेकिन नंबर इसमें बहुत अच्छे। पहले मैं नंबर बता दूं था तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट बन जाए, ठीक है। 1.5 और 1 ढाई होगा, उसके बाद में 3.5, 4.5, ठीक है, 5.5 और 1 6, मतलब इसमें 10 में से 6 नंबर है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो अब थोड़ा इंटरेस्ट लेके देखना, 1 1.5 ढाई, 3.5, 4.5 और ये 5 और 5.5 और ये 6, तो 6 नंबर है इसमें। अब इसमें मैंने ऐसा क्या लिख दिया तो वो आपको देखना है। अब मतलब बता दिया यहाँ तक तो ना। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया उपाय इस संबंध में प्रशासक कानून, इसको मैं ढंग से बता देता हूँ। यहाँ तक की बात हो गई कि प्रश्न के अनुसार व्यक्तिगत जो नैतिकता है वो प्रशासक के निजी या फिर व्यक्तिगत हानि की स्थिति में होती है, अतः अधिकांशतः ये विकट परिस्थिति बन जाती है, परंतु अपने नैतिकता सिद्धांतों से विचलित हुए बिना भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल नैतिकता को बरकरार रख सकते हैं। संक्षिप्त शब्दों में निजी जीवन और वृत्तिपरक मतलब जो आप काम कर रहे हो, वृत्ति का मतलब होता है आपका कार्य, संबंधों में सदैव आपको जो ड्यूटी वाले मतलब प्रोफेशनल एथिक्स है उसी को वरीयता देनी चाहिए। उसका कारण भी है लोक संग्रह, निष्काम कर्मयोग वगैरह। व्यक्तिगत नैतिकता और व्यक्तिपरक नैतिकता में सदैव अंतर विद्यमान रहना आवश्यक है।
क्यों? क्योंकि पद, गरिमा, लाभ, जीवन अथवा अन्य विकट समय में भी व्यक्ति को वृत्तिपरक नैतिकता का ही पालन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये मैंने काटा था, देख लो, सिर्फ सिंगल लाइन से काट रखा है। जवाबदेहिता, श्री सतीश धवन, सत्यनिष्ठा के तौर पे आईएएस सत्येंद्र दुबे सर वगैरह की बात की। अब उपाय क्या है? तो उपाय है कि इस संबंध में प्रशासक कानून, संविधान, विभागीय नियम, आचार नियमावली, नैतिक संहिता, वरिष्ठों के अनुभव, परामर्श, केस स्टडी आदि माध्यम से इन संघर्षों से बच सकता है। तो इस तरीके से मैंने इसका दिया। अब लग रहा होगा कि क्या लिखा है, इतना तो समझ में भी नहीं आ रहा, नंबर कैसे दे दिए। तो सोच लो, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिसने चेक किया उसको समझ में आ गया। तो मतलब आपको भी अब लिखना तो ऐसे ही है। क्यों? लिखना तो अपने वैसे ही है ताकि उसको समझ में आए, क्योंकि आपको समझ में आया ना समझ में आया वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा। मैटर कर रहा है जिसके हाथ में वहाँ पे क्या है, जिसके हाथ में वहाँ पर माउस और कीबोर्ड है, जो नंबर दे रहा है उसके समझ में आना चाहिए। मतलब ये समझ में उसके आया है। तो इसमें इस तरीके से हमने बात करी है। मेरे हिसाब से ये बात थी पूरी एथिक्स की। एथिक्स 65 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, आपको पता होगा। उसमें से हमने बात करी कि पहले जो पोर्शन है यूनिट ए के अंदर 5.5 है, यूनिट बी में 9.5 और इसमें 11.5 नंबर। इस तरीके से कुल मिला के ये नंबर इसमें मिले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी सारी बातें। तो ये एथिक्स का था। अब मैं अगर थोड़ा ठीक रहेगा, टाइम मिलेगा तो अपन और कंटिन्यू करेंगे और कॉपीज़ वगैरह की। बाकी मेरे टेलीग्राम पर डाली हुई है ये चारों कॉपी हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट खुद भी देख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं फिर अपनी कोई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो ध्यान रखो अपना। धन्यवाद।